नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक निकिता शुक्ला के साथ। इजराइल और फिलिस्तीनी गुट हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है, जिसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। इन दोनों के बीच 11 दिनों के भीषण संघर्ष ने कई चीजों को आईने की तरह साफ करके रख दिया है और आगे क्या होगा इसकी भी हल्की सी झलक जरूर दिखला दी है। इस पूरे प्रकरण ने कई देशों के चेहरों पर से नकाब भी उतार दिया है और कुछ देशों की झूठी ताकत और उनकी बहादुरी की पोल पट्टी भी खोल कर रख दी है। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं इजराइल और फिलिस्तीनी के इस 73 साल पुराने युद्ध के पीछे छुपे राज पर। यूं तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हर साल रमजान के महीने में संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि रमजान के महीने में फिलिस्तीन के लोग अपनी आजादी की आवाज बुलंद कर रहे होते हैं, जबकि इसी दौर में इजराइल अपनी आजादी का जश्न मना रहा होता है। और हर बार की तरह इस बार भी दोनों देशों के युद्ध के पीछे का कारण जमीनी विवाद था। बता दें कि 11 दिनों तक चले भीषण संघर्ष में 232 फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हुई है, जिसमें 65 बच्चों और 29 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 1900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में भी 12 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोगों के रॉकेट हमलों में घायल होने की खबरें हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच पिछले कई दशक का यह सबसे भीषण संघर्ष था। इस दौरान हमास की ओर से जहां 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, वहीं इजराइल ने भी गाजा में मिसाइलों और बमों की बारिश से शहर के काफी हिस्सों को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन अब इस भीषण संघर्ष के बाद जब संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, तो दोनों देश में जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर दोनों ही पक्षों ने कहा है कि अगर शांति के समझौते का उल्लंघन हुआ तो वे पलटवार करने के लिए तैयार है। और अब इस लंबे संघर्ष से कुछ बातें जो साफ हुई हैं, उसका एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। एक एक करके इस युद्ध से जुड़े हुए अहम समूह, अहम गुट और अहम देशों की बात करेंगे। आगे की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इजराइल, सबसे पहले बात इजराइल की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा है, लेकिन बड़े बड़े ताकतवर देश भी उसका नाम लेने में खौफ खाते हैं। आसपास दुश्मनों से ही घिरे रहने के बावजूद यह देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। साथ ही इजराइल की अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां इजराइल में निवेश को लगातार बढ़ावा देती जा रही हैं। मौजूदा संघर्ष में इजराइल की ताकत ने ही उसको सबसे बड़ी मजबूती प्रदान की है। तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ सख्त तेवर जरूर अपनाए हुए थे, लेकिन इजराइल की ताकत और उसके दिन ब दिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हावी होने के चलते सभी देश धाराशायी हो गए। इजराइल की रणनीति के चलते ही कोई भी देश सामने आकर हमास की ओर से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। इस संघर्ष से एक बात जो इजराइल के लिए साफ हुई है, वह यह है कि अब इजराइल के साथ एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है। 25 देशों ने उसे खुला समर्थन दिया है, वह भी तब जब वह गाजा पट्टी में खुला हवाई हमला कर रहा था। यह समर्थन इजराइल को सुकून देने के लिए काफी है। फिलिस्तीन, एक ऐसा देश जिसका हाल अंग्रेजों ने उसी तरह किया जैसा हाल अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का किया है। एक ऐसा बंटवारा जो हमेशा के लिए नासूर बना हुआ है। फिलिस्तीन, जिसे 48% जमीन पर शासन करने की अनुमति दी गई थी और 44% पर इजराइल देश की बुनियाद रखी गई थी। यह बंटवारा होने के बाद से ही फिलिस्तीन अपना पूरा कब्जा वापस पाने की चाह में लगा हुआ था, तो दूसरी ओर इजराइल भी अपने अस्तित्व की जंग लड़ने को तैयार था। जंग हुई और हर बार फिलिस्तीन को अपनी जमीन खोनी पड़ी। आज फिलिस्तीन 12% जमीन पर ही शासन कर रहा है। एक और इजराइल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो फिलिस्तीन अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था और ताकत बढ़ाने के बजाय अपना कब्जा वापस पाने की होड़ में ही लगा हुआ है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ताजा संघर्ष में फिलिस्तीन वजह तो जरूर था, लेकिन फिलिस्तीन का इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि फिलिस्तीन का पूरा शासन वेस्ट बैंक तक ही सीमित है, जबकि गाजा पट्टी पर कब्जा हमास का है, जो कि इस संघर्ष का अहम पहलू था। फिलिस्तीन जब तक अपनी ताकत बढ़ाने पर काम नहीं करेगा, तब तक उसे ऐसे ही अपनी जमीन और अपने नागरिकों का नुकसान उठाना पड़ेगा। हमास, एक ऐसा गुट जो किसी के लिए सुपर हीरो की जगह रखता है तो किसी के लिए आतंक का गिरोह।
फिलिस्तीन की लड़ाई को हमास ने अपने कंधे पर उठाने का कार्य बखूबी कर लिया है। फिलिस्तीन की सरकार और हमास के बीच मनभेद लगातार सामने आते रहते हैं। दोनों की लड़ाई और दुश्मन तो एक ही है, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका अलग अलग है। हमास लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देता रहता है, वह ताकत हथियारों का जखीरा जमा करने के रूप में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में। हमास ने ताजा संघर्ष के दौरान जिस तरह से रॉकेट इजराइल पर बरसाए हैं, वह हमास को एक नई पहचान देने के लिए काफी है। युद्ध विराम के बाद हमास भविष्य में और मजबूत होने की दिशा में काम करेगा, यह भी तय है। भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। वर्तमान में भी भारत इजराइल की दोस्ती की मिसाल दी जाती रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के खास दोस्त होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में फिलिस्तीन के लोकप्रिय नेता यासर अराफात के कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी, जो कि स्पष्ट संदेश देता है कि भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों को जगह देता है और यूनाइटेड नेशन की बैठक में भी हमेशा इस बात को दोहराता रहता है। भारत का इजराइल के साथ जहां हथियारों को लेकर एक बड़ा सौदा होता है, तो वहीं 18% आर्थिक व्यापार भारत का अरब देशों के साथ भी होता है। ऐसे में भारत किसी भी एक देश का खुला समर्थन करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने की मूर्खता कभी नहीं करेगा और हमेशा दोनों ही देशों के बीच शांति स्थापित कराने पर जोर देता रहेगा। हालिया तनाव में भी भारत ने शांति बनाने और तनाव को खत्म करने पर ही जोर दिया था। अमेरिका एक ऐसा देश जिसकी भूमिका इस संघर्ष में सबसे ज्यादा रही है। संघर्ष के शुरू होते ही अमेरिका ने इजराइल को समर्थन दे दिया, साथ ही हथियारों को लेकर एक बड़ा सौदा कर लिया। अमेरिका ने इजराइल को समर्थन जरूर दिया, लेकिन अमेरिका नहीं चाह रहा था कि यह संघर्ष एक भीषण युद्ध में तब्दील हो जाए। अमेरिका अंदरूनी तौर पर युद्ध विराम पर लगातार कोशिशें करता रहा और आखिर में सऊदी अरब के सहारे इजिप्ट और इजिप्ट के सहारे हमास से बातचीत की और खुद इजराइल को भरोसे में लेकर सीजफायर के लिए दोनों ही पक्षों को तैयार किया। अमेरिका ने इसके जरिए अपनी स्थिति भी साफ कर दी है कि वह इजराइल के तो साथ है, मगर खाड़ी के अन्य देशों से रिश्ते खराब ना हो जाए, इसलिए वह युद्ध के किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है। खाड़ी के देश अमेरिका के लिए बहुत अहम है। वह खाड़ी के देशों के सहारे ही ईरान को घेरने का कार्य करता है। अगर इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष युद्ध में तब्दील हो जाता, तो खाड़ी के देश अमेरिका से दिखावटी ही सही मगर दूरी जरूर बना लेते। यह स्थिति ही अमेरिका को सीज फायर के लिए सबसे ज्यादा मजबूर कर रही थी। सऊदी अरब खाड़ी और मुस्लिम देशों का रहनुमा सऊदी अरब, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की नुमाइंदगी भी करता है, इस पूरे संघर्ष के दौरान हर किसी की नजर सऊदी अरब पर टिकी हुई थी। सऊदी अरब से लोगों को काफी उम्मीद थी, खासतौर पर उन्हें जो फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में थे। लेकिन सऊदी अरब ने अपनी आदत के अनुसार इस मुद्दे पर भी महज रस्म अदायगी ही करना बेहतर समझा। ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल से सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा से अंदरूनी तौर पर ही रहे हैं। सऊदी अरब कभी भी खुलकर इजराइल के साथ नहीं होता है, लेकिन दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहते हैं। अभी हाल ही में इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सऊदी अरब का गुप्त दौरा किया था, जिसे छिपाकर भी रखा गया है, लेकिन कुछ अंदरूनी रिपोर्टर्स ने इस दौरे को सार्वजनिक भी किया है। किसी राष्ट्राध्यक्ष का देश में दौरा ही बताने के लिए काफी है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे हैं। हालिया संघर्ष में सऊदी अरब ने महज फिलिस्तीन के पक्ष में बयान ही दिया है और किसी भी तरह का कोई आक्रमण रुख नहीं अपनाया। वह अमेरिका के साथ संघर्ष विराम को लेकर ही प्रयासरत था, क्योंकि सऊदी अरब यह बात अच्छी तरह से जानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में उसे अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, जो कि उनके सुरक्षा का बंदोबस्त करता है। सऊदी अरब का राजशाही परिवार किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता है। तुर्की और पाकिस्तान इन दोनों देशों का हाल लगभग एक सा है। दोनों ही देशों की दिली तमन्ना है कि वह मुस्लिम देशों की रहनुमाई करें। पाकिस्तान, जो कि खुद सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों का कर्जदार है, तो वह कभी भी यह गुस्ताखी नहीं करेगा कि वह अमेरिका या सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा होगा। हाँ, पाकिस्तान के फिलिस्तीन के पक्ष में बयानबाजी करने से ना तो अमेरिका का कोई नुकसान है और ना ही सऊदी अरब की मुस्लिम देशों की नुमाइंदगी पर कोई खास फर्क पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान का बोलना या ना बोलना यहाँ पर बराबर था। बात तुर्की की करें तो उसका कोई खास प्रभाव जरूर पड़ सकता था।
तुर्की के राष्ट्रपति ने पूरे गुस्से के साथ बयान दिया जो कि महज दिखावा था। तुर्की और इजराइल का संबंध बरसों पुराना है। इजराइल के साथ तुर्की का व्यापारिक रिश्ता है, इसलिए तुर्की को इस पूरे मसले पर सिर्फ बयानबाजी कर खाना पूर्ति करना था, जो कि उसने बेहतरीन ढंग से किया है। तुर्की अगर वाकई फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा होता तो सीधे तौर पर वह फिलिस्तीन की सीमा को छूने वाले देश मिस्र, जॉर्डन, लेबनान जैसे देशों को भरोसे में लेकर सैन्य ताकत पहुंचाता या फिर अमेरिका की तरह खुलकर मैदान में आने का ऐलान कर देता। लेकिन तुर्की ने भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का बस ढोंग ही रचा था। ईरान इस संघर्ष में हमास का सबसे भरोसेमंद साथी ईरान रहा है, जिसने खुले तौर पर हमास को पहले दिन से न सिर्फ समर्थन दे रखा है बल्कि समर्थन का ऐलान भी किया है। हमास के कई नेताओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई को पत्र भी लिखा और ईरान के कमांडर ने कई बार फिलिस्तीन की ओर से बयान भी जारी किया है। ईरान का सऊदी अरब से दुश्मनी का रिश्ता है, जिसके चलते ईरान के साथ खड़े होने के लिए अन्य मुस्लिम देश घबराते हैं। ईरान हथियारों के जखीरे से लेकर रणनीति को बनाने और उसको अमल में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। ईरान का चूंकि अमेरिका और इजराइल दोनों से 36 का आंकड़ा रहता है, तो ईरान बिना किसी फिक्र और बिना किसी दबाव के खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता है, जबकि कोई भी अन्य मुस्लिम देश अमेरिका या इजराइल का खुला विरोध करने से हिचकिचाते हैं। हालिया संघर्ष में ईरान ने हमास की मदद की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमास के पास हथियारों का जखीरा है, तो उसे इन रॉकेट का जखीरा बनाने और तमाम स्ट्रैटेजी को बनाकर अमल में लाने की सलाह भी उसे ईरान से मिली है। ईरान ने खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करता है और वह हमेशा फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा रहेगा। मिस्र, लेबनान, जॉर्डन ये तीनों देश इजराइल और फिलिस्तीन के पड़ोसी देश हैं। ये देश इजराइल के मुकाबले काफी कमजोर देश हैं। ये इजराइल से सीधी लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। खाड़ी के अन्य देशों का साथ मिलता तो ये अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत जरूर दे सकते थे, लेकिन ये खुद किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि ना तो इन देशों से कोई खास बयान जारी हुआ, ना ही इन्होंने किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि इजराइल इन पर जवाबी हमला करने में जरा सा भी देर नहीं करेगा। हाल का संघर्ष हो या फिर आगे की कोई लड़ाई, इन देशों का हाल यही रह जाने वाला है। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसकी बुनियादी इजराइल का खात्मा और फिलिस्तीन को पूरी जमीन दिलाने के नाम पर पड़ी थी। इसमें वर्तमान में 57 इस्लामिक देश शामिल हैं। आपको मालूम भी चल रहा होगा कि OIC की बैठक हुई है इजराइल और हमास के बीच जारी तनातनी को लेकर। इसी बैठक में पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक ने चीख पुकार मचाई थी। सऊदी अरब ने गुस्सा दिखलाया था। सब कुछ इसी बैठक का किस्सा बनकर रह गया। इजराइल को सबक सिखाने के नाम पर बैठक करने आए इस्लामिक देश आपस में ही भिड़ कर रह गए। वजह सबका अपना अपना व्यापारिक सौदा था। बैठक में मौजूद कई देशों के इजराइल से समझौते थे, कई के इजराइल से व्यापार थे। आखिरकार नतीजा यही हुआ कि बैठक का कोई खास मतलब नहीं निकला और ये बस खाना पूर्ति बनकर रह गया। इससे एक बात तो साफ हो चली है कि कुछ इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अब सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की बनकर रह गई है। बाकी देशों का बस अंदर से समर्थन या बाहर से गुस्से का लहजा ही दिखेगा। लेकिन यह शांति बहुत अधिक समय तक बनी रहने वाली है या नहीं, ये भी सब जानते हैं, क्योंकि ना तो इजराइल नया जमीन पर कब्जा करना बंद करने वाला है और ना ही फिलिस्तीन अपना 48% जमीन को भुला देने वाला है। इसका कोई हल भी हाल फिलहाल निकलने का कोई अंदेशा नहीं है। तो फिर कहिए कि युद्ध टल जरूर गया है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो गया है। ये युद्ध कभी भी किसी भी वक्त दोबारा छिड़ सकता है। उसके लिए फिर मौका महल या फिर वजह तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।